डियर स्टूडेंट्स, इस राज्य व्यवस्था पॉलिटी के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग संविधान के भाग 20 का एकमात्र अनुच्छेद 368 को देखा था और उसमें पाया था कि किस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसी से जुड़ा हुआ एक विषय ये भी है कि हमारे संविधान की कुछ आधारभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स, जिसका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन जैसे ही संविधान लागू होता है उसके बाद संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत जब देश को चलाया जाता है तो बहुत सारे विवाद उभर करके सामने आते हैं और उन विवादों के समाधान के लिए, रिजॉल्व करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होता है। बहुत सारे मुकदमे हुए, उन्हीं में से एक मुकदमा केशवानंद भारती का था और उसी मुकदमे में ये विचार उभर करके सामने आया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो हम लोग आज उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। एक विस्तार से इसको समझाना चाहते हैं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर ही नहीं, बल्कि हम उन सरकमस्टांसेस या परिवेशों का भी वर्णन करेंगे कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस प्रकार का जजमेंट दिया और उसके क्या परिवेश थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो शुरू से ही एब्सोल्यूट नहीं था। शुरू से एब्सोल्यूट का मतलब कि उसमें संपूर्णता नहीं थी, कमी थी, और उसी कमी के कारण विवाद उभरता रहा। तो हम लोग देखेंगे कि मूलभूत कौन सी कमियां थी जिन कमियों के कारण विवाद उभरा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, जो स्वतंत्रता होता है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस के तीन रूप हैं। ठीक है, एक रूप जो है वो पॉलिटिकल है, यानी राजनीतिक। दूसरा रूप जो इसका है वो सोशल है, यानी सामाजिक। और तीसरा रूप इसका जो है वो इकोनॉमिक है, यानी आर्थिक है। अब तीनों के अर्थ पहले समझ लिया जाए कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है और आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। जब हम राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि परतंत्रता से मुक्ति, यानी अगर आप गुलाम हैं तो उससे मुक्त हो गए तो इसका मतलब हुआ कि आप राजनीतिक रूप से आजाद हो गए। सामाजिक के आजादी की बात जहां तक है तो सामाजिक भेदभाव की समाप्ति, और जहां तक आर्थिक समानता की, आर्थिक स्वतंत्रता की बात है तो इसका अर्थ होता है आर्थिक अवसरों की समानता।
तो कोई देश स्वतंत्र है ये तब माना जाएगा जब उसको ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता या आज़ादी या लिबर्टी प्राप्त है। ठीक है, बात समझ में आई है? थोड़ा पहले आंख से आंख मिला करके पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर लिखेंगे, हम छोड़ देंगे बोर्ड पे। तो अगर गौर से आप देखिए तो इस आज़ादी को हमने 1947 के 15 अगस्त को प्राप्त कर लिया। और जहां तक सामाजिक भेदभाव की समाप्ति हमने जो लिखा है, तो इसका ये भी लिख सकते थे कि जाति व्यवस्था की समाप्ति। तो जाति व्यवस्था की समाप्ति सामाजिक स्वतंत्रता नहीं कहलाता है। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम्स, ये डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य के विभाजन पे आधारित है। समय जैसे जैसे चेंज होता है, नए नए कार्य पैदा होते हैं और उसके आधार पर उस काम को करने वाली नई जातियां बन जाती हैं। इसलिए समाज का विभिन्न जातियों में वर्गीकृत होना, क्लासिफाइड होना, ये सामाजिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए जरूरी है। इसलिए अगर आपको कोई ये समझाता हो कि जाति पाति खत्म हो जाना चाहिए, तो ये पूरी तरीके से गैर व्यवहारिक और गैर वैज्ञानिक बात करता है। जो भी विकसित देश हैं, जिन्होंने विकास के अपने ऊंचे पायदान पे अपने सफर को पहुंचा चुके हैं, आप अगर गौर से देखिए तो क्या वहां जाति व्यवस्था समाप्त हो गई? तो जाति व्यवस्था की समाप्ति विकास का आधार नहीं है, बल्कि विकास का आधार क्या है कि सामाजिक विभेदीकरण यानी सोशल जो डिस्क्रिमिनेशंस होता है वो नहीं होना चाहिए। अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सोसाइटी, वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे देश में जाति व्यवस्था थी प्राचीन काल से, और ताज्जुब की बात तो ये है कि प्राचीन कालीन जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता नहीं था, अनटचेबिलिटी नहीं थी। ये बाद के कालों में अस्पृश्यता का प्रवेश हुआ जो गलत था। तो हम जो शिकार थे वो जाति व्यवस्था के शिकार नहीं थे, हम शिकार हुए किस बात के? तो विभेदीकरण के, डिस्क्रिमिनेशंस के। यानी एक जाति दूसरी जातियों को जो डिस्क्रिमिनेट करने लगा, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी छुआछूत, अनटचेबिलिटी था, उसके कारण जो है वो देश या समाज विकास के पथ से रुक गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें आप, तो इसको हम लोगों ने आज़ादी के समय प्राप्त नहीं किया था, या अभी भी 100% इसकी प्राप्ति नहीं कही जा सकती। तीसरा, आर्थिक का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये मेरा कहना ये कभी नहीं है कि आर्थिक रूप से सभी लोगों को समान कर देना। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग इकोनॉमिकली इक्वल हो, यानी सभी के पास, अगर एक के पास 100 रुपया हो तो सभी के पास 100 रुपया हो, ऐसा नहीं। ये अर्थव्यवस्था के लिए उचित भी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए उचित ये है कि जिसका जितना योगदान है अर्थव्यवस्था में, जिसका जितना कंट्रीब्यूशंस है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, उतना उसको लाभ मिलना चाहिए। तो ये ना समाजवादी व्यवस्था है ना पूंजीवादी व्यवस्था है, ये वास्तविक व्यवस्था है अर्थव्यवस्था का। और यही सबसे अच्छा है, क्योंकि विश्व में पूंजीवाद के भी दंश को लोग झेल चुके हैं और समाजवाद के भी दंश को लोग झेल चुके हैं। तो सबसे बेहतर यह है कि जो जितना कमाता है, जो जितना वर्क करता है और जिस मूल्य पर वर्क करता है, उसके मूल्यानुसार, अकॉर्डिंग टू प्राइस, उसको उसका मेहनताना या उसको उसका प्राइस मिल जाना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात है। और इसका सबसे निचला पायदान ये है कि अर्थव्यवस्था ऐसा हो कि आर्थिक अवसर सबको उपलब्ध हो। आर्थिक अवसर की उपलब्धता का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का जो सरकमस्टांसेस है वो ये है कि जो जिस योग है, जो जिस एबल है, उसको वो काम मिल जाए। ये पता कैसे चलेगा? तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उस कंट्री में पॉवर्टी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये भी साथ साथ समझिए कि 100% अनएम्प्लॉयमेंट
को ख़त्म कर देना या 100% पॉवर्टी को ख़त्म कर देना ये संभव ही नहीं है। तो एक अच्छा प्रतिशत हो कि 2, 4, 10, 20% अगर गरीब हो या अनएम्प्लॉय हो तो उसको नहीं माना जाता है कि ये गरीबी है, ये बेरोजगारी है। तो इस तरीके से ये 3 टारगेट या लक्ष्य है लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा देश पॉलिटिकली आज़ाद हुआ, सोशली और इकोनॉमिकली आज़ाद नहीं हुआ। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये बात संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में कही। जैसे सामाजिक के स्वतंत्रता की बात B.R. अम्बेडकर ने कही संविधान सभा में, उनका आप पढ़ सकते हैं जो उन्होंने संविधान सभा में अपनी बात कहा था। और आर्थिक के स्वतंत्रता की बात जवाहरलाल नेहरू ने कही। इन दोनों ने ये जो बात कहा वो ये कि अगर हम सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे लिए राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है और भविष्य में ये स्वतंत्रता बची नहीं रह सकती। दोनों बातें कही उसने कि अगर हम अपने देश में सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता एस्टैब्लिश नहीं करते हैं तब तक जो राजनीतिक स्वतंत्रता हमें मिली है, यानी ब्रिटेन ने हमें आज़ाद कर दिया है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है भाई? कि जो समाज में डिस्क्रिमिनेट है, विभेदीकृत है, वो अपने वोट के अधिकार को नहीं प्राप्त कर पाएगा। और 1991 से पहले आप व्यवहारिक रूप से देखें, टीएन शेषम के आने से पहले, तो देहातों में क्या था कि एक ही गांव में सभी गांव का बूथ हुआ करता था और एक विशेष जाति का गांव होता था और जितनी जातियां का वोट होता था उस गांव में पड़ जाते थे। तो फिर ये सर्वांगीण टोटली डेमोक्रेसी तो नहीं हुआ, ये तो एक वर्ग का वर्चस्व था जिसको टीएन शेषन ने तोड़ा कि जिसका वोट है उसके गांव में ही बूथ होगा। इसके अलावा अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत वीक है तो अभी जो चीजें प्रचलित है क्या, वो अपना वोट बेच देता है। कोई आता है 2000 रुपया देता है, उसको अपना वोट की आपको हम दे देंगे, यानी वोट हमारे यहाँ पैसे से बिकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पॉलिटिकल लिबर्टी हमें मिली उसका उपयोग तो हम नहीं कर पा रहे हैं। लोग पैसे से जाति के आधार पर एमएलए एमपी बन जाते हैं और फिर उनके जीतने का आधार यही होता है, उनके जीतने का आधार और कोई नहीं होता है। तो फिर अपने वर्ग को ही ये अपने ही भला करते हैं, वो दूसरे वर्गों का या दूसरे चीज़ों का भला नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ये बात कही थी संविधान सभा में कि अभी हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं, हम आज़ाद तब होंगे जब हम सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाए। इन दोनों की प्राप्ति के लिए इन दोनों की प्राप्ति के लिए हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। ठीक है। और राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति के लिए हम लोगों के यहाँ फंडामेंटल राइट्स का यानी मौलिक अधिकार का प्रोविजंस किया गया। ठीक है। असल टकराव इसी दोनों में था कि इसे जो है इम्प्लीकेबल बना दिया गया। कहां? कोर्ट में।
और इसे जो है वो इम्प्लीकेबल नहीं बनाया गया। इसे इम्प्लीकेबल इसलिए बना दिया गया कि इसके इम्प्लीमेंटेशंस में कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी। हम जब आजाद हुए थे हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, रिसोर्सेज का अर्थ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो चूंकि फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए किसी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीकेबल इन कोड कर दिया। यानी अगर फंडामेंटल राइट्स आपका छीना जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा या रक्षा कर सकते हैं। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स थे उसको इम्प्लीकेबल नहीं किया गया। उसको सिर्फ लक्ष्य ये रखा गया कि जैसे जैसे साधन होगा सरकार के पास वैसे वैसे जो है वो साहब इसमें दिए गए प्रावधानों को लागू करेगा और उससे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता या समाज को आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। तो संविधानवेत्ताओं ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनका ये विचार था। क्लियर? अब देखिए हुआ क्या कि जैसे ही देश आजाद होता है तो 1951 का समय आता है। ये वो समय था जिस समय इलेक्शन अभी नहीं हुआ है। इलेक्शन जो होता है वो 51 के दिसंबर में होता है और फरवरी 52 में ख़त्म होता है। और उसके बाद इलेक्टेड लोकसभा, इलेक्टेड राज्यसभा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे देश में आते हैं। लेकिन आज़ाद हम 1947 में ही हो गए थे। कब? 1947 में। इस बीच में क्या हुआ? तो इस बीच में एम्बिशंस ऑफ पीपल बहुत उफान पे आ गया था, क्योंकि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वो सिर्फ नेताओं के प्रयास से नहीं मिला, बल्कि नेताओं के पीछे जनता का एक विशाल समूह था। तभी नेताओं के पास ताकत थी। अगर जनता का विशाल समूह नहीं होता तो फिर नेता को ब्रिटिशर्स जो है पकड़ पकड़ के सबको जेल में बंद कर देते और छोड़ते नहीं। लेकिन नेताओं से डर ब्रिटिशर्स को इसलिए था कि वो जानते थे कि इनके एक कॉल पे जो है वो भीड़ रोड पर चली आएगी और बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिसमें गांधी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 3 ऐसे आंदोलन किए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, कि जिसने साबित कर दिया कि यहाँ की जनता ब्रिटिश के खिलाफ है और वो नहीं चाहती है कि यहाँ ब्रिटेन का शासन हो। तो वो जो पीपुल थी वो एक कैटेगरीज की नहीं थी। यहाँ पर समझने की जरूरत है। इस पीपुल में जमींदार भी थे, जिनका एम्बिशंस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग था कि हमारे प्रॉपर्टी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में लेबर भी थे, श्रमिक भी थे, जिनका एम्बिशंस था, महत्वाकांक्षा थी कि देश जब आज़ाद हो तो हमें उचित मजदूरी मिले। इसमें किसानों ने भी भाग लिया था, जिसका एम्बिशंस था कि हमें खेत पर अधिकार मिले। तो हर वर्ग का लोगों से अलग अलग एम्बिशंस था कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे एम्बिशंस को पूरा किया। किसके माध्यम से? तो फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स के माध्यम से। अब चूंकि जो एम्बिशन था, आकांक्षा थी, वो एक दूसरे से टकरा रही थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? जमींदारों की आकांक्षा किसानों से टकरा रही थी, मजदूरों की आकांक्षा पूंजीपतियों से टकरा रही थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब संविधान वेत्ताओं को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, सभी की आकांक्षाएं पूरी करनी थी, तो पूरा तो कर दिया।
लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंटेशंस करने की बारी आई तो वहीं से टकराव होना शुरू हुआ। बात समझ में आई? अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दे देंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे contradiction in constitutions, यानी संविधान में अंतर्विरोध। ये कैसे उभर के सामने आए, जब इसको आप समझ जाइएगा तो फिर पूरा खेल समझ जाइएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं एक आर्टिकल 40 का, ठीक है, एक आर्टिकल 15 का, ठीक है। दूसरी तरफ एक आर्टिकल है 19(1)(f), ठीक है। एक आर्टिकल है 31। ये क्या हम लिख नहीं रहे, आप सब समझ रहे हैं कि इसमें क्या है। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है और उसी का पार्ट है 15 कि इक्वलिटी कैसे हम करेंगे, तो धर्म, लिंग, जाति और जन्मस्थान के आधार पर हम भेद नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब सोशली बहुत सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वोमेन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाइल्ड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पीजेंट यानी किसान, या इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड होगा लैंडलेस पीजेंट यानी भूमिहीन किसान, या लेबर, ठीक है। तो इन लोग का जो एम्बिशंस था, इन लोग की जो आकांक्षा थी, वो ये था ना कि स्टेट या देश हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश करे, हमारे विकास के लिए कोशिश करे। तो इनके विकास के लिए संविधान में कहां पर प्रोविजंस था, तो इनके एम्बिशंस की पूर्ति संविधान में जहां पर था वो 39 BC में था। 39 BC क्या कहता था कि साहब आर्थिक समानता स्थापित की जाएगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक। तो आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब ये है डीपीएसपी में जो इम्प्लीकेबल इन कोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ इसी के पैरेलल एक राइट्स है, राइट्स टू प्रॉपर्टी, राइट्स टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 के तहत है। अब ये दोनों क्लैश कर रहा है कि नहीं? इंडिया में अगर आप 39 BC को लागू कीजिएगा तो कैसे? ये कृषि प्रधान देश था, जमींदारी उन्मूलित हो चुका था, लेकिन फिर भी किसानों के पास जमीन नहीं आई थी। वो किसके पास रह गई थी? जमींदारी खत्म हो गया, लेकिन जमींदार का जमीन किसानों के पास नहीं आया। और बहुत बड़े बड़े
के मालिक मठों के आधार पर या बहुत सारे ट्रस्ट बना करके उस जमीन को अपने पास रखे रहे, और ये इनका फंडामेंटल राइट्स है जमीन रखना, जमीन लेना, खरीदना, बेचना, ये तीनों 31 के तहत। तो ऐसी परिस्थिति में यदि ये राइट्स देंगे इनको, इनसे जमीन छीन करके देंगे, तो ये कोर्ट में जाएंगे कि नहीं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और फंडामेंटल राइट्स का जब इनका हनन हो रहा है तो कोर्ट क्या कहेगी कि हम डीपीएसपी को प्रायोरिटी नहीं देंगे। हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हम तो वही काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 37 में ये साफ लिख दिया गया है कि इस भाग के प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल इन कोर्ट। और जबकि आर्टिकल 13 में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे कोई भी विधि जो है वो विरुद्ध होगा तो उस समय तक शून्य हो जाएगा वो, जिस मात्रा में उसने फंडामेंटल राइट्स का विरोध किया है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बैकग्राउंड था वो सोशलिस्ट था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में वो 1927 में रूस की यात्रा कर चुके थे, और रूस से लौटने के बाद वो पूरी तरीके से समाजवादी हो चुके थे। और उसके बाद कांग्रेस का जो प्रिंसिपल था, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल थे, और कांग्रेस सभी को लेकर चलती थी। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में कांग्रेस की बागडोर आई तो कांग्रेस की विचारधारा सोशलिस्ट हो गई, और जब देश आजाद हुआ और उनके हाथ में सत्ता आई तो वो इस मामले में बहुत ईमानदार थे, क्योंकि स्वतंत्रता का संघर्ष लड़ के लिए थे, और वो उसके मर्म को, उसकी दर्द को, उसके टीस को जानते थे कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक वास्तव में देश आजाद नहीं होगा। इसीलिए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही उन्होंने इस विषमता को, इस कंट्राडिक्शंस को जो संविधान में था उसको समाप्त करने की कोशिश की। और दूसरा कि यहां आइए वुमेन एंड चाइल्ड, तो इनको जब तक प्रोटेक्ट आप नहीं करेंगे, इनको अलग से सुविधा नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा कि इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। जब इनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा तो सोसाइटी का जो विकास होगा वो अधूरा माना जाएगा, क्योंकि औरतों की आधी आबादी हमारे सोसाइटी में है। फिर समाज में SC, ST, OBC ये 3 कैटेगरीज ऐसी थी जिनका शिक्षा के मामले में स्तर काफी निम्न था। अगर उनके शिक्षा का प्रोविजंस आप नहीं करते तो फिर समाज का एक बड़ा तबका अशिक्षित रह जाता है, और इसके लिए अनुच्छेद 14 में प्रोविजंस करना काफी जरूरी था। तो ऐसी परिस्थिति में अब देखिए यहां से शुरुआत क्या होती है कि जैसे ही समय आया तो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, और फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया उसमें क्या क्या किया गया ये आप जानिए। सबसे पहले शेड्यूल 9 यानी अनुसूची 9 को शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां यानी 8 ही शेड्यूल था, और इस शेड्यूल में को इसलिए शामिल किया गया कि इसके लिए एक आर्टिकल
13(1)(b) को साथ में जोड़ा गया, और वो इसलिए जोड़ा गया कि अगर भूमि सुधार करने के लिए हम कोई कानून बनाते हैं और उसको शेड्यूल 9 में हम डाल देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी हो जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू क्या होगा? नहीं होगा। बात नहीं समझ रही है क्या? आपसे पूछ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना हाँ या ना। आ रहा है? तो 31(b) को क्यों जोड़ा गया? कि इसमें यह कह दिया गया कि जो 31 में जो राइट्स टू प्रॉपर्टी है, यानी कोई व्यक्ति भूमि रख सकता है, कोई व्यक्ति भूमि को खरीद सकता है, कोई व्यक्ति भूमि बेच सकता है, तीनों तरह की राइट्स थे उसको, और ये उसका फंडामेंटल राइट्स था। तो फंडामेंटल राइट्स में बिना संशोधन किए हुए सरकार उसकी भूमि नहीं ले सकती थी, और सरकार यदि उसकी भूमि नहीं लेती तो फिर इकोनॉमिकली इक्वलिटी एस्टैब्लिश नहीं होता। तो इसीलिए 31(b) जोड़ करके ये कहा गया कि सरकार जन कल्याण के लिए, लोकहित में किसी की भूमि ले सकती है, और इसको 39 में डाला गया कि जो शेड्यूल 9 में डाल दिया जाएगा उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मतलब किसी की जमीन लेकर के शेड्यूल 9 में डाल दिया गया तो वो अपना फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, राइट टू प्रॉपर्टी के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से आर्टिकल 31(c) जोड़ा गया, और इसमें यह कहा गया कि यदि 39(b) और (c) को लागू किया गया, जो डीपीएसपी के भाग है, तो वो अगर अनुच्छेद 14, 15 और 19 किसी का भी उल्लंघन करता है तो उस परिवेश में मौलिक अधिकार को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस आधार पर डीपीएसपी को प्रमोट किया जाएगा। यानी कोई भी सरकार बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST के लिए प्रोग्राम बनाती है और उस प्रोग्राम के तहत किसी का राइट टू इक्वालिटी हनन होता है, राइट टू रिलीजन्स माने रिलीजियसली एक होना चाहिए, जाति के आधार पर एक होना चाहिए, यह हनन होता है, यह राइट टू प्रॉपर्टी हनन होता है। तो उस परिस्थिति में उसको हनन होने दिया जाए। इन लोगों के अपलिफ्टमेंट करने के लिए, SC ST OBC का अपलिफ्टमेंट करने के लिए यह जरूरी है। और उसके बाद 14(4) और 15(5) जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया भाई? तो जो शैक्षणिक संस्थानें थी, उन शैक्षणिक संस्थानों में SC ST को रिजर्वेशन दे दिया गया, और इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने की कोशिश की गई। हाँ बोलिए। सार्वजनिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो है वो 22% जो है रिजर्वेशन दिया गया एडमिशन्स के लिए। ये एक लंबी कहानी है, फिर बाद में हमको जहां तक था वहां तक लेके चल रहे हैं। अब ये जैसे ही आया तो खलबली मच गई। क्या हो गया? किसके बीच खलबली मची? तो जो सुखी संपन्न लोग थे। अभी राइट टू प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी के लिए वो जाना चाहिए। अब खलबली क्या मचा? तो ये संशोधन करके तो जवाहरलाल नेहरू ने इक्वलिटी एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की। इन लोगों ने कहा कि ऐसे ये नहीं मानेगा, मूलभूत चीजों पर हमला किया जाए। तो उन लोगों ने जो उठाया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो काम किया था वो अनुच्छेद 13 और 389 पर काम किया था।
उन लोगों ने, जमींदारों ने इसी मुद्दे को उठाया कि ये जितने काम पंडित जी ने किया है, यानी सरकार ने की है, वो संविधान के इस अनुच्छेद के विरोधी है। अब ये अनुच्छेद क्या है तो ये आप जानते हैं कि साहब 13 में क्या है, तो 13 में 1, 2 और 3 का प्रोविजंस था। शुरुआत में 1 में क्या था, 1 में था कि स्वतंत्रता से पहले जितने भी लॉ प्रचलित हैं, स्वतंत्रता के पहले वाले, अगर वो मौलिक अधिकार को कम कर रहे हैं या सीमित कर रहे हैं तो उसी मात्रा में वो कम होंगे और सीमित होंगे। तो इस 13(1) पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन 32 में क्या था कि अब जो लॉ बनेगा, यानी आजादी के बाद, तो वो मौलिक अधिकार से असंगत होगी या अल्पीकरण करेगा, यानी को रिलेटेड नहीं होगा और उसको कम करेगा। तो उसी सीमा तक वो कम हो जाएगा, वो लॉ जो बना हुआ है, या खत्म हो जाएगा। और 3 में क्या है कि विधि को, यानी विधि यानी लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है। इसी को आपको समझना है कि लॉ के अंदर क्या होगा। तो इसमें कहा गया कि लॉ के अंदर एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, रूल्स, ट्रेडिशन, ये सब आते हैं। एक्ट जो पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करता है, ये भी एक्ट ही के बराबर होता है। रेगुलेशंस जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, रूल्स जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, और ट्रेडिशन जो पहले से चला आ रहा है। अगर इसमें से कोई भी चीज बना हो एज ए लॉ, विधि के तहत, और वो फंडामेंटल राइट्स के कम कर रहा है या खत्म कर रहा है, तो ऐसा एक्ट, ऐसा ऑर्डिनेंस, ऐसा रेगुलेशन, ऐसा रूल्स, ऐसा ट्रेडिशन उसी सीमा तक कम या खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये 3 में जो कहा गया ना कि कोई भी विधि बनेगा और वो विधि अगर मौलिक अधिकार को कम या खत्म करती है तो उसी सीमा तक कम या खत्म हो जाएगी। तो इस विधि को 3 में एक्सप्लेन किया गया कि विधि का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है। तो लॉ का मतलब ये सब है। अब समझ में आई बात? अब 389 में क्या है कि साहब 2/3 बहुमत से, और 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो यहां पर बात इन लोगों ने जो उठाई कि इसके तहत जो चीज किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सॉरी, वो गलती से लिखा गया 368। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ की परिभाषा तो यहां दी गई है और इस लॉ के परिभाषा में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वर्णन नहीं है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? मुद्दा जमींदारों ने बड़ा अच्छा खोज करके निकाला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन 13 जो कह रहा है लॉ की परिभाषा, उस लॉ की परिभाषा के तहत ये नहीं आता है। कौन? आर्टिकल 368। तो इसलिए हम लोगों को जो राइट्स मिला हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का राइट्स, उस इसके तहत उसको खत्म नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। बात समझ में आ रही है? इस मुद्दों को उठाया और इसी के बाद मुकदमा होना शुरू हुआ। तो अब हम लोग आते हैं उस मुकदमे पे कि कौन कौन, कुल 3 मुकदमा देखेंगे और 3 मुकदमा का बैकग्राउंड भी बताएंगे आपको, ताकि पूरी बात समझ में आए। अब इसको लिखिए। ये छोटा होगा कि नहीं? ना हो रहा। गुड। अच्छा ठीक, और छोटा कीजिए। आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए ना, दोनों पकड़ना पड़ेगा आपको। देखिए गड़बड़ कर दिए ना दो। हाँ चलिए अब कीजिए। देखिए ठीक है ना? बोलिए, बोल देते हैं। आप हो गया? वो आज थोड़ा क्लास पहले छोड़ना पड़ेगा। एक ही आदमी लाए हैं कि और भी लिख लिख के लाए हैं? आप ही लाए हैं, आप ही लाए हैं।
थोड़ा पहले छोड़ देते थे, तो आप लोगों को जाना पड़ता है बाहर। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का। अब देखिए कि जो आधारभूत संरचना, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स का जो जजमेंट आया, उसकी शुरुआत होती है जैसे ही ये सब अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहले का बैकग्राउंड आप समझ गए कि जवाहरलाल नेहरू का विचार क्या था, देश की परिस्थितियाँ क्या थी और क्यों ज़रूरी था। उन्होंने भी जो किया तो गलत नहीं किया, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक समानता इस्टेब्लिश करना था कंट्री में। अगर नहीं करते तो फिर आज़ादी अधूरी हो जाती। और दूसरी बात, जिनकी संपत्ति थी उनको भी अपने संपत्ति की रक्षा करने का पूरा अधिकार था। तो दोनों लोगों ने संविधान ही का सहारा लिया। तो अब मज़ा देखिए कि कैसे कैसे खेल चलता है, और ये स्ट्रक्चर्स का जो मामला है वो कितना अच्छा है। तो सबसे पहला जो मामला बनता है वो 1951 का। इसमें जो केस है वो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन। हाँ, संघ ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। हम और इसको स्पष्ट कर देते हैं आपको, यूनियन हटा करके, वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ कि जितने जमींदार लोग थे वो सभी लोग चले गए कोर्ट में। और किस बुनियाद पे गए? तो यही आर्टिकल 13 और 368 के बुनियाद पे, अभी अभी जो बताया आपने, कि जो अमेंडमेंट करने का राइट्स है 368 के तहत, तो वो 368 इम्प्लीकेबल नहीं होगा किस पर? फंडामेंटल राइट्स पे। यानी सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स को 368 के जो है खत्म नहीं कर सकती। अब इस पर बहस चला कि क्या 368 के तहत हो सकता है संशोधन संविधान में कि नहीं। तो इस समय देखिए, आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि सेपरेशंस ऑफ पावर हमारे देश में है, नो डाउट, ये बहुत सारे देशों में रहता है। सेपरेशंस ऑफ पावर प्रैक्टिकली कैसे चलता है? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर काफी मेजॉरिटी में है और पावर में है तो फिर कोर्ट भी उसी के अनुसार चलता है। ये एक साइकोलॉजिकली फैक्ट्स है। तो इस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी वो फुल मेजॉरिटी में थी, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से बहुमत के आधार पर और बाहर से इस प्रकार से कि उनके ऊपर का जो नेतृत्व था वो 1950 तक आते आते समाप्त हो चुका था। जैसे 48 में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो चुका था और 50 में पटेल इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनको अगर चैलेंज देने वाला कोई था तो यही दो व्यक्ति था, और किसी से चैलेंज उनको नहीं मिलता। तो इस प्रकार से 50-51 तक आते आते वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके थे कि जो चाहे वो करने की स्थिति में थे। तो ऐसे में जो वो चाहते थे, जो उन्होंने अमेंडमेंट किया, और वो जब कोर्ट में गया तो
ऐसी परिस्थिति में शंकरी प्रसाद ने यह कहा कि जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार 368 के तहत या के द्वारा संशोधित हो सकता है, संशोधित हो सकता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाहे सो करे। तो उन्होंने फिर इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन किए और जब तक वो जीवित रहे, मई 1964 ईस्वी तक, तब तक ऐसा नहीं कि और लोगों ने मुकदमा नहीं किया। सज्जन सिंह मुकदमा एक बहुत पॉपुलर है 65 में, तो वो भी मुकदमा जो है उसमें यही कहा गया कि जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में जो फैसला है वही प्रिवेल करेगा, यानी सरकार फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट भी देख रही थी कि साहब गवर्नमेंट अभी पावरफुल है। लेकिन जैसे ही मई 1976 में नेहरू की मृत्यु होती है, तो वैसे ही परिस्थिति जो है वो बदल जाता है। सॉरी, 64 होगा, 66 कैसे होगा? 64 होगा। 64 से लेकर के 66 तक रहे लाल बहादुर शास्त्री, और फिर 66 से हो गए 12 जनवरी से ही श्रीमती इंदिरा गांधी। तो लिखने में गलती हुआ था, सॉरी। तो इस समय तक मामला ये रहा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद परिस्थितियां चेंज करेंगी। इसके बाद परिस्थितियां कैसे चेंज करेंगी वो थोड़ा देखते हैं। तो इसको लिख लिए इसमें ना, अंबेडकर जी उसके बाद फिर रिजाइन कर दिए लॉ मिनिस्ट्री से, फिर वो दूसरा मूवमेंट में लगे, फिर हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया। उसके बाद उनका, हाँ, तो उनका उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो एक्टिविटी वो दूसरे तरह का है। ठीक है, हो गया। नहीं, जो केस किया था वो जज का कैसे नाम है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट 1951। नहीं तो गलत हो गया हो, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मुकदमा जो आया वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। आए 32 के तहत, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सब केस हो रहा, हाई कोर्ट का केस नहीं है ये। हाँ, तो गोलकनाथ एक्चुअली में क्या थे? दो भाई थे, विलियम गोलक और हेनरी गोलक। ये पंजाब के दोनों बड़े किसान थे। 500 बीघा इनके पास जमीन थी, और इनकी जमीन को लेने में जो मामला हुआ ये कि पंजाब लैंड्स एक्ट पारित हुआ था उस समय, और पंजाब लैंड्स एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो डाल दिया था किसमें? तो 9th शेड्यूल में। तो इस तरीके से इनकी पूरी भूमि जो है चली गई सरकार के पास। तो ये दोनों भाई सुप्रीम कोर्ट अपने राइट्स के लिए आए। लेकिन इस समय तक सुप्रीम कोर्ट का विचार चेंज कर गया था, ये आपको समझना है कि 64 में जो है वो डेथ कर गए कौन? नेहरू। तो देखिए अभी भी हमने कहा कि सरकार जब कमजोर होती है तो फिर कोर्ट जो है मजबूत हो जाता है। और यहां पर क्या हुआ कि उनकी मौत के बाद क्या हो रहा है,
तो 64 में जैसे ही उनका डेथ होता है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक व्यक्ति उभर करके सामने आता है, जिस व्यक्ति का नाम था मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई आज के जो गुजरात है वहीं के थे ये, और इन्होंने अपना जीवन जो शुरू किया था वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में शुरू किया था, और उसके बाद कुछ विवाद हुआ था तो उन्हें रिजाइन कर दिया और फिर गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए। जब देश आज़ाद हुआ तो बम्बई प्रांत के वो मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बम्बई प्रांत में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों शामिल होता था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मिनिस्ट्री था उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी मजबूत व्यक्ति माने जाते थे। लेकिन इनमें एक कमी थी कि काफ़ी हठी थे और किसी की बात सुनते नहीं थे, इनके सामने किसी का कोई महत्व नहीं था। ये बनना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर, बात समझिए। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथियों का एक वर्ग खड़ा हो गया था। यहाँ पर दक्षिणपंथी का मतलब कैपिटलिस्ट समझिए, सांप्रदायिक नहीं, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणपंथी का मतलब कि समाजवाद के खिलाफ जो लोग थे, जवाहरलाल नेहरू के विचारों के जो खिलाफ थे, उसमें कौन थे? के कामराज थे, ये तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता थे। निंगली जप्पा थे, ये आपको कर्नाटक के बहुत बड़े नेता थे। नीलम संजीवा रेड्डी थे, जो आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े लीडर थे। आयुष बोस थे, जो बंगाल के बहुत बड़े नेता थे। इसके अलावा जीएस पटेल थे, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। ये सब कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्रप थे, और ये लोग मिल करके एक ग्रुप बनाया लिया था जिसको सिंडिकेट बोलते थे। तो 64 से लेकर के 69 तक कांग्रेस पर सिंडिकेट का प्रभाव रहा। बात समझ में आ रही है? इस बात को समझिएगा। ये गोलकनाथ में जजमेंट उलट कैसे गया, उसका बैकग्राउंड, उसका पृष्ठभूमि आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, कामराज इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। 64 से लेकर के 67 तक वही प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, और उन्होंने ही जो है दो जो उम्मीदवार हुआ, माने एक उम्मीदवार जो भर के सामने आया, क्या नाम लिए उसका भी, मोरारजी देसाई का, तो ये सिंडिकेट के सपोर्टर नहीं थे। सिंडिकेट को इनका समर्थन नहीं मिल रहा था, तो इनके पैरेलल खड़ा किया गया लाल बहादुर शास्त्री को, कि ये भी काफी इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे हुए थे। जितना काबिलियत उनमें थी उतनी ही काबिलियत इनमें थी, लेकिन इनकी अच्छाई ये थी काफी सौम्य थे, ये काफी सॉफ्ट नेचर के थे, लोगों की बात सुनते थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो इनका, और दूसरी बात, कांग्रेसियों में इनकी पकड़ भी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया। इनके नाम पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता था, तो इसीलिए सिंडिकेट ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रपोज कर दिया। तो इनका विरोध, क्या नाम लिया अभी, मोरारजी देसाई नहीं कर पाए, और ये प्राइम मिनिस्टर इस ढंग से बने। लेकिन जब इनका 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ जब शिमला ताशकंद समझौता जब हुआ, तो उसी समय उनकी वहीं मृत्यु हो गई। मृत्यु पर विवाद है, कोई बोलता है हार्ट अटैक हुआ, कोई बोलता है केबीसी जो है वो मर्डर करवा दिया। तो खैर उस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारत में फिर जो है एक विवाद उभरा कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन। तो इस समय जो पिछले दावेदार थे, यानी मोरारजी देसाई, वो खुल करके सामने आ गए कि हम बनेंगे, और सिंडिकेट इसके लिए तैयार था नहीं। वो सिंडिकेट के सामने था कि कौन आदमी बनेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री के मिनिस्ट्री में वही लोग शामिल थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मिनिस्ट्री में थे। किसी में चेंजिंग लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं किया था, सिर्फ एक नया चेहरा शामिल किया था, और वो चेहरा थी श्रीमती इंदिरा गांधी।
और उनको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिली थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था। तो मंत्रालय का तजुर्बा उनको हो गया था और बोलती बहुत कम थी। तो इसलिए जयप्रकाश राम मनोहर लोहिया, उनका उपहास करने के लिए उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। बाद में चल के कहे, हालांकि इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास में ये बात है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो सिंडिकेट ने इसको चुना कि ये ठीक रहेगा, ये बेवकूफ है भी, और इसको जैसे चाहेंगे हम न चाहेंगे। नहीं, इंदिरा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मर गए, लेकिन इस समय जो उनके अपोनेंट थे यानी मोरारजी देसाई, वो बोले कि नहीं हम लड़ेंगे। तो बजाते तौर पे इलेक्शन होता है, इनको मात्र लगभग 150 वोट आता है और 500 के लगभग वोट आता है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बनने में सफल होती है। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहां से आपको माइनरिटली समझना है कि इसमें जजमेंट ऐसा क्यों आता है। ये बैकग्राउंड नहीं समझिएगा तो आपको पूरी बात ही समझ में नहीं आएगी। इसमें मामला ये होता कि इंदिरा गांधी जब बनी तो उनको गूंगी गुड़िया समझ के तो बनाया गया, लेकिन बाद में चल कर करके उन्होंने अपना ओरिजिनल शेप दिखाना शुरू किया। शेप क्या दिखाना शुरू किया कि 67 में कामराज अध्यक्ष पद से हट गए और निंगली जप्पा अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और ये सभी दक्षिणपंथी थे, यानी कैपिटलिस्ट के समर्थक थे। और उसके बाद 67 में जो इलेक्शंस होता है लोकसभा का, उसमें कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हो जाता है। 6 राज्यों में सरकारें उसकी चली जाती हैं, प्लस केंद्र में भी जो सत्ता बचता है तो मात्र 282 सीट वो जीत पाती है, यानी बहुमत से 10 ही ज्यादा। ये आजादी के बाद से सबसे लोएस्ट उसका रिकॉर्ड था। हाँ, 67 में कौन? हाँ, तो उसी समय का तो बात बोल रहा है। अरे पहले वाला बहुमत था ना, तो उसके पीरियड में इलेक्शन से तो आकस्मिक मृत्यु हुई ना लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री फुल टर्म कहाँ पूरा किए, तो इलेक्शन का टाइम आया 67 में। जवाहरलाल नेहरू भी तीसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? 61 में इलेक्शन हुआ था, 62 में, तो 67 में होगा ना, तो वही। तो अब इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको कांग्रेस को पॉपुलर करना है, तो इन्हें 10 पॉइंट्स प्रोग्राम शुरू में बनाया कि हमें क्या क्या करना है। 10 सूत्री कार्यक्रम, उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक आर्थिक समानता एस्टैब्लिश करने का प्रयास। ये सब जैसे ही प्रस्तुत किया, जो गूंगी गुड़िया लोग समझ रहे थे वो सब अलर्ट हो गए, क्योंकि ये सब उनके खिलाफ था और बोल नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो, फिर उनका नाम भूल रहे हैं, मोरारजी देसाई, जो अभी तक सिंडिकेट से अलग थे, क्योंकि दक्षिणपंथी वो भी थे कैपिटलिस्ट के समर्थक, तो सिंडिकेट में वो भी शामिल हो गए। और फिर निंगली जंपा ने घोषणा किया कि अब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जो है वो इलेक्शंस होगा और उसके बाद फैसला होगा। तो 1969 में हुआ क्या कि इलेक्शंस नहीं हुआ, तो जो कांग्रेस के निंगली जप्पा थे उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया 1969 में। कांग्रेस से जब निकाला तो कांग्रेस 2 फाड़ में हो गई। एक को कांग्रेस आर बोलते थे और दूसरे को कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर मतलब कांग्रेस रिक्विजिशंस और कांग्रेस ओ का मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो सिंडिकेट था उसका था कांग्रेस ओ, इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था वो कांग्रेस आर। अब यहां पर ये अल्पमत में आ गई, कौन? इंदिरा गांधी 69 में। तो उस समय जो 67 में इलेक्शंस हुआ था, जो बोला कि 6 जगहों पे ही हार गए थे, तो मद्रास में
जो हार हुई थी तो वहां कौन जीता था? तो वहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पहली बार सत्ता में आया था, डीएमके। और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के जो लीडरशिप थे वो अन्ना दुरई के जगह पर, अन्ना दुरई का डेथ हो जाता है, असल संघर्ष उन्होंने किया था, लेकिन उनके चेला थे के करुणानिधि, जो भी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले उनका डेथ हुआ। तो के करुणानिधि जवान थे और इसी समय नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर दिया। इसके अलावा सीपीआई, चूंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ बढ़ रही थी, जो 10 पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने लागू किया था वो सब के सब समाजवादी प्रोग्राम था, तो सीपीआई ने सपोर्ट कर दिया। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी की सत्ता जो है बच गई, गिरी नहीं। अब इंदिरा गांधी ने यह कहा कि जो प्रॉब्लम से, इसमें एक बात और बीच में जोड़ते चले कि इसी समय 69 में उन्होंने कदम उठाया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसके बाद एलआईसी का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसके बाद प्रीवी पर्स खत्म कर दिया, जो विशेषाधिकार था राजाओं को। आप सुनिएगा, विशेषाधिकार तो सुन के आप दंग रह जाइएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजादी के समय तक, इस समय तक उन्हें बाजाप्ते तौर पे सैलरी देती थी राजाओं को, और वो सैलरी कंसोलिडेटेड फंड पे भारित था। तो देश गरीब इसलिए हो रहा था कि एक बहुत बड़ी धनराशि राजाओं के पास जा रही थी। फिर अभी तक तोप की सलामी वो ले रहे थे, अभी तक उनकी पुलिस थी, बहुत जगह अभी तक अपने सिक्के चल रहे थे उनके। तो ये सभी चीज को खत्म कर दिया। तो कूपर एक व्यक्ति थे जिनका 2-2 बैंक था, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की ये जितने काम थे उनको अवैध करार दे दिया। अब इसके लिए इंदिरा गांधी के पास एक ही उपाय बचा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करें और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को छीन लें। तो 24वां संवैधानिक संशोधन हुआ, उसी में जोड़ दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स, सॉरी ये बाद में भी आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हम संवैधानिक संशोधन करें तो इसके लिए जरूरी था कि हमारे पास मेजोरिटी चाहिए। तो अब इलेक्शन कब होता? 72 में होता, 72 में होता। तो इंदिरा गांधी ने इस चौथे लोकसभा को जो है वो 1 वर्ष पहले ही डिसॉल्व करवा दिया और 71 में ही इलेक्शन का घोषणा कर दिया। जब 71 में इलेक्शन, हाँ तो हम आगे बढ़ गए, हमको आना चाहिए था इस पर, ठीक है। तो अब ये सब जब चल रहा था तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ? पावरफुल हो गया। और उस समय जब गोलकनाथ का मामला यहाँ गया, तो इस गोलकनाथ का मामला कब गया? 1967 में। और 67 की परिस्थिति हम पूरा बता दिए कि क्या था। सरकार उथल पुथल की स्थिति में थी, मेजोरिटी नहीं मिली थी कांग्रेस को, माने बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं मिली थी, 6 राज्यों में सरकारें उसकी चली गई थी। तो इस समय गोलकनाथ ने शंकरी प्रसाद के जो मुकदमा था, जो शंकरी प्रसाद का जो निर्णय था, जजमेंट था, और उस जजमेंट को क्या किया? उलट दिया। और उलट करके क्या कह दिया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। अब बात समझ में आई? तो ये जीत किसकी हो गई? नहीं कर सकती। तो ये जीत किसी हुई? तो जमींदारों की हो गई, कैपिटलिस्टों को हो गई। और इंदिरा गांधी फिर कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि बिना संविधान में संशोधन किए हुए वो जो सामाजिक आर्थिक समानता का लक्ष्य था वो कभी पूरा ही नहीं होता। तो अब आइए, जो हम पहले बोल दिया आपको, क्योंकि कहानी सुनाने लगे तो आगे बढ़ गए। तो अब इंदिरा गांधी के सामने इस जजमेंट के बाद, और जो कांग्रेस के अंदर जो ग्रुप बन गया था, सिंडिकेट, उसको जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था कि वो फुल मेजोरिटी में जो है संसद में आए।
तो इसीलिए उन्होंने 72 से पहले, एक साल पहले ही 71 में चुनाव की घोषणा कर दी। और जब चुनाव की घोषणा की तो उसमें उनको लगभग 400 से ऊपर सीट, नहीं सॉरी 358 सीट वो जीतनी है, 358 या 52 सीट जीतने में सफल रही। तो एक थंपिंग मेजोरिटी मिल गया। और इसी समय एक घटना और घटी कि भारत के लोग दो, एक चीन के साथ युद्ध, एक पाकिस्तान के साथ युद्ध से अपने आप को बहुत हीन समझ रहे थे। तो इसी समय 71 में फिर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में सफलता प्राप्त की। तो इससे जो है वो एक दुर्गा के रूप में उसका अवतरण हुआ और उसकी पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ गई। बात समझ में आई? तब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके काट के लिए संविधान में 24वां संशोधन कर दिया। अब संविधान का जो 24वां संशोधन किया तो उसी आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 जोड़ दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। हाँ, अब इसके खिलाफ यानी फिर स्थिति क्या आ गई? शंकरी प्रसाद वाला मामला। तो इसके खिलाफ जो है, जो ये जजमेंट आया, तो इसके खिलाफ पुनः जो है वो एक मुकदमा आता है तीसरा, और तीसरा मुकदमा वो कहते हैं हम लोग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जानते हैं केशवानंद भारती कौन थे? ये शंकराचार्य थे। जो 4 पीठ होता है हिंदुओं का, उसमें से एक पीठ के ये शंकराचार्य थे। और इनका जो मठ था वो काफी अकूत संपत्ति थी। सिर्फ ये नहीं कि जमीन से इनकी आय थी, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज उस मठ की चलती थी और उससे आय था। तो वहां केरला में लैंड रिक्विजिशंस एक्ट उस समय पारित हुआ था, और उस लैंड रिक्विजिशंस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और परिणाम यह हुआ कि उस मठ की सारी जमीन सरकार की नहीं, उसमें जो लैंड एक्विजिशंस एक्ट था उसमें था कि मैनेजमेंट सरकार ले लेगी। जो मठ का मैनेजमेंट था वो अब केशवानंद नहीं करेंगे, बल्कि उसका मठ का मैनेजमेंट कौन करेगी? गवर्नर करेगी, गवर्नमेंट करेगी, सरकार करेगी। इसके खिलाफ केशवानंद सुप्रीम कोर्ट में आए। अब सुप्रीम कोर्ट में आए तो यहां एक बात ध्यान दीजिए कि ये केस हार गए, ये जीते नहीं थे केस, लेकिन देश जीत गया। अब कैसे, वो देखिए कि इसमें केशवानंद भारती मामले में जो जजमेंट दिया गया वो 13 जजेस की बेंच थी। ठीक है, आपको सुन के ताज्जुब होगा, इसके पहले जो गोलकनाथ का बेंच था वो 11 का था। अब कोई भी एक ही मुद्दे पर फैसला होता है, उसका रिव्यू अगर कोई कोर्ट करेगी तो उससे बड़ा बेंच बनेगा। इस समय आपको सुनकर ताज्जुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुल संख्या ही 13 थी। अभी जो 31 है उस समय नहीं था। यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को देखने के लिए बैठ गया और 6:5 के से जजमेंट दिया। नहीं, 6-5 है? अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। 7 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 1 13, 7-6 से इसका जजमेंट हुआ। इसमें देखिए कितना बैलेंस जजमेंट दिया कि जो 24 नंबर का संशोधन था, यानी 24वां
को वैध कर दिया। यानी सरकार मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और जोड़ दिया उसने कि साहब कर तो सकता है, लेकिन आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना में यानी बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अब जो झगड़ा दोनों पक्षों के बीच चल रहा था उसका अंत हो गया, क्योंकि देश के लिए जो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी जरूरी थी, उसके लिए सरकार को ये राइट्स जरूरी था। तो अंततः 13 जजेस के बेंच ने मान लिया कि नहीं, सरकार को राइट्स है भाई, नहीं तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। जो समय की मांग है उसके अनुसार संशोधन नहीं कर पाएगी सरकार। लेकिन साथ ही साथ जिस बेस पर संविधान बना हुआ है वो बेस समाप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो इसके बाद बहुत सारे केस आए, जैसे एसआर बोम्मई केस आया 93 में, उसमें भी जजमेंट आया कि नहीं, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसको बरकरार रखा जाएगा और उसी में धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ये अधिकार सुरक्षित कर रखा है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होगा ये हम कहेंगे, ये अभी पूरा आपको नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में आपको संविधान के आधारभूत संरचना की जो संकल्पना थी, कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस था, वो पूरी ईमानदारी के साथ समझाने की कोशिश की। हम समझते हैं आप पूरा समझ चुके होंगे। अगले क्लास में फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।